तो यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश का जो पासिंग परसेंटेज है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, वो हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज का। कब प्रिपरेशन शुरू किया और कौन से ईयर में प्रिपरेशन शुरू किया और आपने कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ किया कि एफएमजी का अभी पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है, तो कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इंटर्नशिप के साथ साथ तैयारी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। कंपटीशन टफ हो चुका है और ये जो पैटर्न है ये मैं कहना चाहूँगा कि ये नीट पीजी लेवल का होता जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम Ansul and currently studying in Inam Medical College, Bangladesh. I am 4th year MBBS student and I hope you are doing great and having fantastic day. Today we have very special guest with us, Dr. Saqib Hamid. He is from Lucknow and he is very meritorious and dedicated, hardworking, and currently he is pursuing internship in the Inam Medical College, Bangladesh. He is also a vice president in the Ganglion Club, which is very famous club in our college. He has also got the honors marks in several subjects, and with this he has also cleared the FMG examination, which is very crucial and important exam for the FMG students. So in very first attempt. So आज जितने भी सवाल हैं आपका FMG से रिलेटेड, वो सारी सवाल कवर करूंगा। साथ ही साथ इन्होंने कैसे अपना जो MBBS लाइफ है, साथ ही साथ अपना जो पर्सनल लाइफ है, कैसे मैनेज किया, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो बने रहे हमारे साथ, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो भैया, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड यू क्यूरियस अबाउट द MBBS। हेलो गाइस, और ये सवाल जो है, ये जो सवाल है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था और मेरे पापा एक डॉक्टर हैं, तो हमेशा मैं अपने पापा से इंस्पायर होता रहता था। तो उसके बाद फिर जब धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, फिर उसके बाद मुझे और क्यूरोसिटी होने लगी कि ये जो प्रोफेशन है इसमें किस तरह का क्या फील्ड है, और इसके बारे में मुझे और ज़्यादा जब क्यूरोसिटी होने लगी तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। फिर उसके बाद मैंने AMU से अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद फिर मैंने चूज़ किया, मैंने नीट दिया। उसके बाद फिर जब जो ऑब्वियसली नीट में जैसा होता है कि नीट में उस हिसाब से मार्क्स नहीं जब आ पाते, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा। अब जब बाहर जाने का सवाल उठता है तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में ख्याल आता है। कभी कोई चाइना जाना चाहता है, कभी कोई फिलीपींस जाना चाहता है, कभी कोई भी डिफरेंट कंट्री जाना चाहता है। बांग्लादेश ही क्यों? तो बांग्लादेश, पहली बात तो यहाँ का पासिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ का जो करिकुलम है वो एकदम जो हमारे इंडियन मेडिकल कॉलेजेस की तरह करिकुलम है वैसा ही है। यहाँ की जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं वो सारी इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पे चलती हैं। और एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे ये रही कि यहाँ का जो करिकुलम का जो पैटर्न है, जिस हिसाब से यहाँ एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे वाइवास लिए जाते हैं, एक बच्चा जो एक नॉर्मल एक मेडिको होना चाहता है और बहुत ही टॉपर नहीं है जो बच्चा, वो भी अगर यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली वो इस करिकुलम की वजह से वो आराम से MBBS कर सकता है। और डेफिनेटली उसको पढ़ाई में और MBBS में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर वो बांग्लादेश से MBBS करता है। तो यही सारे फैक्टर्स मैंने सोचे और फिर डिसाइड किया कि मुझे बांग्लादेश जाना चाहिए। जो सवाल है मैंने पूछा, अभी मैं और भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, बट सबसे पहला मुद्दा पे जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का कि FMG क्या है और उसका क्या पैटर्न है और उसका क्या क्राइटेरिया है। जो बंदे हैं जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे FMG दे सकते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएं। FMG एक लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है जो भी बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं उनको ये देना पड़ता है। तो हर एक बच्चा जो बाहर जब वो डिसाइड करता है कि वो बाहर से MBBS करेगा, तो उसके दिमाग में ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है और एक सबसे बड़ा एक ये स्टेप है जिसको वो क्लियर करेगा, तभी वो फाइनली इंडिया में डॉक्टर कहलाएगा। तो ये एक लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है जो हर 6 महीने पे इंडियन गवर्नमेंट या मेडिकल काउंसिल जो है वो कराती है। और इसमें हर साल पूरे वर्ल्ड से जहाँ जहाँ बच्चे MBBS कर रहे हैं इंडिया के, वो अपीयर करते हैं और इसमें क्लियर भी करते हैं और कुछ नहीं भी क्लियर करते हैं।
भैया इसका पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज जो होता है वो हर साल वेरी करता है। और एक चीज़ देखी गई है कि बांग्लादेश का जो पासिंग परसेंटेज रेशियो है वो हमेशा और सारी कंट्रीज से हाई रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बांग्लादेश में आने के लिए। तो हर कंट्री में अपना अपना डिफरेंट पासिंग परसेंटेज का होता है। बांग्लादेश में कभी 20% रहता है, कभी 30% रहता है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में इसी हिसाब से रहता है, बट उनके कंपैरिजन में बांग्लादेश का हाई रहता है। तो गाइज मैं बता दूं कि नेपाल और बांग्लादेश ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर इंडियन सिलेबस एग्जैक्ट सेम 100% मिलता है जुलता है। तो यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश का जो पासिंग परसेंटेज है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, वो हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो भैया इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही होता है कि जो भी बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो हमारा एनएमसी है उसके अंडर में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस उनके अंडर में रजिस्टर्ड हैं, वो बच्चे उनको एफएमजी देना होता है। और वो जब अपना फाइनल प्रॉफ क्लियर करते हैं उसके बाद उनको एफएमजी देने का मौका मिलता है। और जिनका जो नीट क्लियर बच्चे होते हैं उनको अपना नीट स्कोर कार्ड दिखाना होता है। उसी के बेसिस पे फिर वो अपना एफएमजी एग्ज़ाम देते हैं। एफएमजी को आपने इसका कब प्रिपरेशन शुरू किया और कौन से ईयर में प्रिपरेशन शुरू किया, और आपने कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ किया एफएमजी के लिए? प्रिपरेशन जो होती है वो मैं तो कहना चाहता हूँ कि शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर से ही दिमाग में रखना चाहिए कि एट द एंड हमें एफएमजी एग्ज़ाम देना है। तो मेरा क्या था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब कोई भी आता है, मैं हूँ या कोई भी बच्चा आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पहले एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो पहले तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उस हिसाब से फिर जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है, उसको फेस करते हैं। तो उस हिसाब से वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हम लोग पहले तो मेरे दिमाग में था कि प्रिपरेशन लेनी है, लेकिन नहीं ले पा रहा था क्योंकि टाइम भी उतना हिसाब से नहीं मिलता था। तो जो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था वही बेसिकली मैं पढ़ता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब क्या कहते हैं, मैं थर्ड ईयर में आया, फोर्थ ईयर में आया, तो फिर उसके बाद दिमाग में ये आया कि हाँ अब थोड़ा सा कुछ एक एडअप हमें करना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन जो मैंने लिया था, मुझे प्रेपरेटर समझ में आया तो मैंने प्रेपरेटर का सब्सक्रिप्शन लिया। बट वही है कि ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपको वीडियोस देखने होते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको टाइम देना होता है। बट इतना टाइम यहाँ पर उस हिसाब से नहीं मिल पाता था, क्योंकि वर्ड्स क्लासेस भी जाने रहते हैं, फिर क्लासेस भी होते हैं वहाँ पर। तो इस वजह से जो प्रॉपर जो मेरी पढ़ाई है वो शुरू हुई थी फाइनल प्रॉफ के रिजल्ट के बाद। जो फाइनल प्रॉफ का रिजल्ट आया, जब मैंने सक्सेसफुली पास किया, उसके बाद फिर प्रॉपर मैंने प्लान किया कि किस हिसाब से मुझे कैसे क्या करना है, मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, और फिर मैंने जो सोर्स है वो प्रेपरेटर को ही चूज़ किया। मैंने रैपिड रिवीजन चूज़ किया, क्योंकि मेन वीडियोस देखने का मेरे पास वही टाइम की बात आती है यहाँ पे कि टाइम नहीं होता क्योंकि इंटर्नशिप भी शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मैंने रैपिड रिवीजन चूज़ किया फिर। और पहले मैंने अपने वीक सब्जेक्ट्स को देखे कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे भी मैंने फिर ध्यान देना शुरू किया। और एक दो वीडियोज़ या एक दो सब्जेक्ट्स मैंने देखे और पहले ट्राई किया कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर जब देखा कि समझ में आ रहा है उसके बाद फिर मैंने प्रोसीड किया। फिर यहाँ पर मैं बांग्लादेश वापस आ गया था, तो इंटर्नशिप भी शुरू हो गई थी। तो फिर वैसे प्रॉपर फ्लो में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप भी बहुत हेक्टिक होती है। तो इस वजह से मैंने शुरू किया पढ़ाई। जब मैं फ्री टाइम होता था तो मैं फिर पढ़ाई अपना कंटिन्यू करता था। तो ऐसे ही स्लोली फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया। और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम के डेज नियर हो गए, जब एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसके 10-15 दिन पहले फिर मैंने प्रॉपर एक मतलब इंटर्नशिप से छुट्टी ली, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक प्रॉपर फोकस करके मैंने एग्ज़ाम दिया। तो गाइज जैसा कि भैया ने बोला कि उन्होंने जो 5th ईयर यानी प्रॉफ के बाद जो है उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, जो आप जैसे जैसे आप जाते हो ईयर वाइज जो होता है पढ़ाई यहाँ का, वो बहुत ही हेक्टिक होता है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको वीडियो भी देखो, साथ में आप आइटम का जो यहाँ पर वाइवा होता है डेली बेसिस पे, तो वो भी आप साथ में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो इन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने जैसे जैसे हमारा जो सिस्टम था एग्ज़ाम सिस्टम उसी के हिसाब से चलते गए हो, और लास्ट में जो उन्होंने जो था जो भी आपका प्रिपरेशन था प्रेप लैडर वगैरह लिया उन्होंने लास्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बट प्रीवियस वन, तो क्या आप बताना चाहोगे कि कितना उसमें क्या क्या चैलेंजेस अभी हम नए वाले जो पैटर्न है उसमें देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल पैटर्न जो है एफएमजी का वो चेंज हुआ है। और पहले जो पैटर्न हुआ करता था वो वन वर्ड क्वेश्चन के हिसाब से हुआ करता था। उसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते थे, और इजीली वो हो भी जाता था अगर इस क्या कहते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे देखा जाए। तो अभी क्या हुआ है कि वो सारा जो पैटर्न है वो सब चेंज हो चुका है, कंपटीशन टफ हो चुका है, और ये जो पैटर्न है ये मैं कहना चाहूँगा कि ये नीट पीजी लेवल का होता जा रहा है। अब जो पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 4 to 5 लाइंस के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ज़्यादातर अब क्वेश्चंस जो हैं वो क्लिनिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, क्लिनिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो गए हैं अब। तो ये सारे जो पैटर्न है वो चेंजेस उसमें लेटेस्ट पैटर्न में आए हैं। और जो प्रॉब्लम अब जो बच्चा फेस करता है या जो स्टूडेंट फेस करेगा वो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो एफएमजी सोच के चलते थे कि वो वन वर्ड क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाएगा, बट अब ऐसी बात नहीं है। अब हम लोगों को प्रॉपर क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उसी हिसाब से फिर हम लोग अपीयर कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर हम क्लियर भी कर सकते हैं। अगर क्लिनिकल नॉलेज नहीं है, अगर हम लोगों ने वार्ड स्किप किए हैं या हम लोगों ने क्लिनिकल अपने क्लासेस स्किप किए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कोई भी इंडिया से आ रहा है स्टूडेंट, तो कोई भी दूसरा कंट्री जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, और सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो लैंग्वेज का होता है। तो जब आपने बांग्लादेश आया तो बंगाली लैंग्वेज थोड़ा सा बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं आप, तो वो उसको आप कैसे कोप अप किए, आप उसको कैसे मैनेज किए, ये आप प्लीज़ बताएं। जो बंगाली लैंग्वेज है ये हर एक बच्चे को बिल्कुल सही बात है टफ लगती है, और कोई भी बच्चा कोई भी कंट्री में जाएगा तो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। तो अगर मेरी बात हो तो मैं जो है जब यहाँ पे आया तो मुझे एकदम बंगाली लैंग्वेज आती नहीं थी, और थोड़ी बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज मैं समझता था थोड़ा बहुत। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिला, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स हों, आपके सपोर्टिव फ्रेंड्स हों, और यहाँ पे जो बंगाली फ्रेंड्स हैं वो जब उनसे फ्रेंडशिप हुई तो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो एक ये फैक्टर रहा। ऊपर से जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर के टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश में ट्राई करते हैं पढ़ाने के लिए, और इवन वो पढ़ाते भी हैं इंग्लिश में। लेक्चर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो लेक्चर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, वो कभी कभी कोई ना कोई लोकल वर्ड बोल देते थे। तो वो सारी चीज़ों को फिर हमारे फ्रेंड्स लोग जो हैं वो टैकल करते थे, वो हमको फिर समझाते थे। और धीरे धीरे फिर जब एक स्टूडेंट धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो ये सारी लैंग्वेज जब वो डेली सुनता है तो उसके दिमाग में सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो इसी तरह शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो लेकिन फिर अपने फ्रेंड्स के हेल्प से और मैं खुद जब अगर आपको खुद एक सीखने की चाह होती है, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप जल्दी लैंग्वेज सीख जाओगे। तो मैं शॉप्स पे जाता था, खुद सामान खरीदता था, तो जो वहाँ का शॉप कीपर होता था उससे मैं ट्राई करता था बंगाली लैंग्वेज बात करने के लिए। तो ये जो धीरे धीरे टूटी फूटी बंगाली लैंग्वेज हम लोग बोलते गए। इसका कब प्रिपरेशन शुरू किया और कौन से ईयर में प्रिपरेशन शुरू किया, और आपने कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ किया एफएमजी के लिए? प्लीज़ ये आप इस पर थोड़ा लाइट दें। प्रिपरेशन जो होती है वो मैं तो कहना चाहता हूँ कि शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर से ही दिमाग में रखना चाहिए कि एट द एंड हमें एफएमजी एग्ज़ाम देना है।
तो मेरा क्या था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब कोई भी आता है, मैं हूँ या कोई भी बच्चा आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पहले एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो पहले तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उस हिसाब से फिर जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है, उसको फेस करते हैं, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हम लोग पहले तो मेरे दिमाग में था कि प्रिपरेशन लेनी है, लेकिन नहीं ले पा रहा था क्योंकि टाइम भी उतना हिसाब से नहीं मिलता था। तो जो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था वही बेसिकली मैं पढ़ता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब क्या कहते हैं, मैं 3rd ईयर में आया, 4th ईयर में आया, तो फिर उसके बाद दिमाग में ये आया कि हाँ, अब थोड़ा सा कुछ एक एडअप हमें करना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन जो मैंने लिया था, मुझे प्रेपरेटर समझ में आया, तो मैंने प्रेपरेटर का सब्सक्रिप्शन लिया। बट वही है कि ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपको वीडियोस देखने होते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको टाइम देना होता है। बट इतना टाइम यहाँ पर उस हिसाब से नहीं मिल पाता था, क्योंकि वर्ड्स क्लासेस भी जाने रहते हैं, फिर क्लासेस भी होते हैं वहाँ पर। तो इस वजह से जो प्रॉपर जो मेरी पढ़ाई है वो शुरू हुई थी फाइनल प्रॉफ के रिजल्ट के बाद। जो फाइनल प्रॉफ का रिजल्ट आया, जब मैंने सक्सेसफुली पास किया, उसके बाद फिर प्रॉपर मैंने प्लान किया कि किस हिसाब से मुझे कैसे क्या करना है, मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, और फिर मैंने जो सोर्स है वो प्रेपरेटर को ही चूज़ किया। मैंने रैपिड रिवीजन चूज़ किया, क्योंकि मेन वीडियोस देखने का मेरे पास वही टाइम की बात आती है यहाँ पे कि टाइम नहीं होता क्योंकि इंटर्नशिप भी शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मैंने रैपिड रिवीजन चूज़ किया फिर, और पहले मैंने अपने वीक सब्जेक्ट्स को देखे कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे भी मैंने फिर ध्यान देना शुरू किया। और एक दो वीडियोज़ या एक दो सब्जेक्ट्स मैंने देखे और पहले ट्राई किया कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर जब देखा कि समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर मैंने प्रोसीड किया। फिर यहाँ पर मैं बांग्लादेश वापस आ गया था, तो इंटर्नशिप भी शुरू हो गई थी, तो फिर वैसे प्रॉपर फ्लो में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप भी बहुत हेक्टिक होती है। तो इस वजह से मैंने शुरू किया पढ़ाई। जब मैं फ्री टाइम होता था तो मैं फिर पढ़ाई अपना कंटिन्यू करता था। तो ऐसे ही स्लोली फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया, और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम के डेज नियर हो गए, जब एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसके 10-15 दिन पहले फिर मैंने प्रॉपर एक मतलब इंटर्नशिप से छुट्टी ली, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक प्रॉपर फोकस करके मैंने एग्ज़ाम दिया। तो गाइज, जैसा कि भैया ने बोला कि उन्होंने जो 5th ईयर यानी प्रॉफ के बाद जो है उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, जो अब जैसे जैसे आप जाते हो ईयर वाइज जो होता है पढ़ाई यहाँ का, वो बहुत ही हेक्टिक होता है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको वीडियो भी देखो, साथ में आप आइटम का जो यहाँ पर वाइवा होता है डेली बेसिस पे, तो वो भी आप साथ में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने जैसे जैसे हमारा जो सिस्टम था, एग्जाम सिस्टम, उसी के हिसाब से चलते गए हो, और लास्ट में जो उन्होंने जो भी आपका प्रिपरेशन था, प्रेप लैडर वगैरह लिया, उन्होंने लास्ट में लिया। जैसा बोला कि हाई वेटेज सब्जेक्ट, तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, और कौन से ईयर, जैसे 5th ईयर में ज़्यादा है या फिर 3rd, 1st और 2nd ईयर में ज़्यादा है, तो किस तरह से वेटेज है, तो आप प्लीज़ एक बार बता सकते हो तो बताओ। हाई वेटेड सब्जेक्ट या हाई यील्ड सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो जो फाइनल ईयर के बेसिकली होते हैं सब्जेक्ट्स, वो मेजॉरिटी, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, उसके बाद ENT, ऑप्था, और जो 4th ईयर के हमारे यहाँ 4th ईयर में PSM पढ़ाया जाता है। तो जो 4th ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं PSM, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो ये जो 5 से 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने बोला, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं बल्क में, वो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो भैया अभी जो है FMG का पैटर्न है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले जो होता था 3 घंटे का होता था एग्जाम, अब जो है 6 घंटे का कर दिया है इन्होंने। तो जो पहले के सीनियर थे, उनका जो प्रिपरेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था, और आपका जो प्रिपरेशन होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो क्या आपका सीनियर से आपने पूछा होगा, तो वो क्या डिफरेंस था, उस क्या क्या चेंजेस था, वो आप प्लीज़ एक बार बताएं। हाँ, जो मेरे सीनियर्स थे, जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैंने अपने हर एक स्टूडेंट अपना सीनियर से एडवाइस लेता है, तो मैंने भी अपने सीनियर से पूछा और उनसे एडवाइसेस ली।
तो उन्होंने यही बोला कि आप जो एक दीपक मारवा की FMG सॉल्यूशन बुक आती है वो यूज़ करो, और जो क्या कहते हैं, जो डिफरेंट मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रेप लैडर, मैरो, अनअकैडमी या फिर सेरिबेलम, उनमें से कोई भी एक सोर्स पकड़ के उनके नोट्स पढ़ लो और वीडियोस देख लो। तो ये सारे मैंने पूछे थे उनसे, एडवाइसेस लिए थे मैंने। पहले जो मेरे सीनियर्स थे वो प्रिपेयर करते थे, एक जो बुक होती थी दीपक मारवा FMG सॉल्यूशंस, वही बुक्स को सॉल्व करके वो एग्ज़ाम में अपीयर करते थे। बट अब जो मैंने चेंजेस लाए कि मैंने जो अपने लिए चेंज किया वो कि वो बुक तो ठीक है ही है, बट उसके साथ साथ अब कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो हैं वो क्लिनिकल बेस हो चुके हैं। तो इस वजह से मैंने वीडियोस देखना शुरू किया, मैंने क्वेश्चंस लगाना शुरू किया, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना शुरू किया, और उसके बाद मैं क्या कहते हैं रैपिड रिविजन्स देखता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा एडअप करी ताकि मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग हो, और जो अभी का जो पैटर्न है उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम दे सकूं और क्लियर कर सकूं। तो भैया आप करंटली जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और इंटर्नशिप के साथ आपने FMG एग्ज़ाम है जो आप क्लियर किए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इंटर्नशिप के लिए करते हैं साथ साथ, वो इतना हेक्टिक होता है कि वो फर्स्ट बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ड्रॉप लेते हैं। तो आपने जो है इंटर्नशिप के साथ FMG कैसे क्लियर किया और टाइम कैसे मैनेज किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्लीज़ आप एक बार बताएं हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल सही बात है, इंटर्नशिप के साथ साथ तैयारी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और यहाँ बांग्लादेश की जो इंटर्नशिप है वो सबको पता है कि बहुत ही हेक्टिक होती है, और यहाँ पे ड्यूटी आवर्स जो होते हैं 12 घंटे की होती है, 18 आवर्स की भी ड्यूटी होती है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी और टफ भी थी, बट एक वही दिमाग में था कि ईयर लॉस नहीं करना है, और एनी हाउ मतलब एक पॉजिटिव सोच के साथ मैं आगे बढ़ा, और मैंने इंटर्नशिप में अपना फॉर्म सबमिट किया, और फाइनली इंटर्नशिप जब मेरी शुरू हुई तो स्टार्टिंग में पहले मैंने ट्राई किया कि देखता हूँ कैसे ड्यूटी आवर्स हैं और कैसे मेरी ड्यूटी किस हिसाब से कैसे होती है, तो क्या मैं टाइम निकाल पाऊँगा कि नहीं। तो स्टार्टिंग डेज में बहुत प्रॉब्लम होती थी, टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि इंटर्नशिप में पेशेंट्स लोड बहुत है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से मुझे पहले मैं स्टार्टिंग में मैनेज करने की ट्राई किया, फिर स्लोली धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया तो फिर टाइम मिलना शुरू हुआ। कितना टाइम इंटर्नशिप को देना है, कितना टाइम अपने पढ़ाई को देना है, ये फिर हर एक इंटर्न को मतलब जानना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं फिर अपना टाइम डिवाइड करने लगा, और जब मुझे फ्री ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी जब मैं रहता था, जब मेरी छुट्टी होती थी, तब मैं अपना फिर जो टाइम था वो मैं प्रॉपर FMG की प्रिपरेशन के लिए लगाता था, और लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे पढ़ता था, और फिर उसके बाद मैंने अपना तैयारी शुरू करी उसी हिसाब से। भैया डे ऑफ फॉर्म फिलिंग, जब आपने FMG का फॉर्म फिल किया और जब आप एग्ज़ाम दिए, तो ये जो यहाँ से फॉर्म फिलिंग से डे ऑफ एग्ज़ाम तक क्या अप्रोच रहा आपका, वो एक बार आप फॉर्म जो था वो हम लोगों के 2025 में आया, मई में एप्लीकेशन फॉर्म आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पहले देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं, सबसे पहले की वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसमें हम लोगों ने देखे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। उन्होंने बोला था FMG में जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगते हैं वो फाइनल प्रॉफ की मार्कशीट, वो भी अटेस्टेड, फिर उसके बाद आपका ID प्रूफ, चाहे वो पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, उसके बाद फिर आपकी ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री भी लगती है, बट अल्टीमेटली एट दी एंड जब आपको फॉर्म जो फाइनल सबमिशन होता है उसमें आपको ओरिजिनल डिग्री ही लगानी पड़ती है। तो ओरिजिनल डिग्री वो भी अटेस्टेड, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। और अगर आप नीट अपीयर हो, अगर आपने नीट क्लियर किया है तो नीट स्कोर कार्ड भी लगता है एज अ डॉक्यूमेंट, और फिर एप्लीकेशन फ़ीस होती है उसकी, और उसके बाद फिर आप फॉर्म फिलअप करते हो। फॉर्म फिलअप मैंने भी किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इसको मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं NMC में। NMC में वेरीफाई होने के बाद फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा,
वो मेल में आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको फ़ोटो, आपका थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ों में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वहीं पे ही आपको मेल में बताएंगे, या फिर आप जब वापस से लॉगिन करोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें आपको बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। तो एक करेक्शन विंडो एनएमसी की तरफ से हमेशा ओपन होती है जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप के बाद होती है। तो लकीली मेरा कोई करेक्शन नहीं था, मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे वो सारे एक्सेप्ट हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने फॉर्म फाइनल जो सबमिशन होता है वो फाइनल फॉर्म सबमिट हो चुका था मेरा। और उसके बाद फिर पहले एडमिट कार्ड आया, फिर एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट हम लोग ने किया। एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करने के बाद उसमें डे ऑफ एग्जामिनेशन, मेरा सेंटर जो था वो भी आया। मेरा सेंटर जो था वो न्यू दिल्ली में पड़ा था। उसके बाद फिर उसी हिसाब से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशंस को उसी डेट के हिसाब से मैंने रखी। फिर मैंने उसी हिसाब से फिर अपनी फ़्लाइट की टिकट्स कराई मैंने फिर, क्योंकि पहले उसी हिसाब से आपको अपना सारा प्रिपरेशन करनी पड़ता है, डेट्स के हिसाब से अपने आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से छुट्टी हॉलीडेज़ जो आपकी सीएल होती है वो लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी हिसाब से प्लान करी थी। फिर जो मेरा एग्ज़ाम था वो 26 जुलाई 2025 को हुआ, और एग्ज़ाम जो था वो सुबह शुरू होता है, अराउंड 7:30 आपको वहाँ पर अपीयर करना पड़ता है, और अंदर एंट्रेंस जो होती है एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर वो 8:30 पे अंदर एंट्रेंस शुरू हो जाती है। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो हम लोगों को सिर्फ एडमिट कार्ड बोला था लाने के लिए, और अपना एक आईडी प्रूफ बोला था लाने के लिए, और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मोबाइल फ़ोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सब कुछ हम लोगों को मना किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। हम लोगों को एंट्री करने के बाद हम लोगों का फर्स्ट वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पर। वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग अपने जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम देंगे हम लोग, वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पे हम लोग का सेकंड वेरिफिकेशन हुआ। वहाँ पर हम लोग का थंब प्रिंट होता है, हम लोगों का फेशियल रिकग्निशन होता है, और उसके बाद फिर हम लोग अपने अलॉटेड कंप्यूटर पे बैठते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये 2 शिफ्ट में होता है। ये फर्स्ट शिफ्ट जो होता है वो 3 घंटे का होता है, दूसरा शिफ्ट जो होता है वो 3 घंटे का होता है, बीच में एक 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम के दिन का। और मैंने भी इसी तरह से अपीयर किया एग्ज़ाम, और फिर एग्ज़ाम को दिन अपीयर किया, और फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक पे गए हम लोग। फिर दूसरे शिफ्ट में फिर से दोबारा से वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर। उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये पूरा एग्ज़ाम के दिन का प्रोसेस था। तो भैया अगला सवाल है कि आपका जो एग्ज़ाम था एफएमजी का वो जुलाई में हुआ, और आपका इंटर्नशिप मार्च में ही शुरू हो गया था। तो ये जो 4 महीने थे, उस 4 महीने में इंटर्नशिप था आपका, इंटर्नशिप आप कर रहे थे, साथ ही साथ आप एफएमजी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये 4 महीनों में इंटर्नशिप के साथ आप 19 सब्जेक्ट कैसे कवर किया? जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि पहले अपने वीक सब्जेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैंने जो अपने वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या वीक सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद पहले उनको कवर अप किया, और ट्राई किया कि थोड़ा जल्दी ख़त्म करूं ताकि मैं और भी सब्जेक्ट्स को फिर दे पाऊँ। तो जो पहले मैंने रैपिड रिवीजन शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने वीक सब्जेक्ट्स को क्लियर किया। तो ये 4 महीनों को मैंने डिवाइड किया 3 और 1 में। 3 महीने में मैंने ट्राई किया कि मैं 19 सब्जेक्ट्स क्लियर कर पाऊँ, और एक बार क्लियर कर पाऊँ। उसके बाद फिर ये जो 1 महीना बचेगा इसमें मैं रिवीजन करूँगा। बट ऐसा होता है यहाँ पर कि इंटर्नशिप इतनी हेक्टिक होती है कि आप प्लान तो करते हो बट आप उस प्लान पे खड़े नहीं उतर पाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं सारे 19 सब्जेक्ट्स क्लियर कर पाऊँगा, बट कुछ सब्जेक्ट्स मेरे रह गए थे। बट ये रैपिड डिवीजन जो है वो मैंने एक बार सारे सब्जेक्ट्स के देखे थे और ट्राई किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के। और फिर उसके बाद जब मेरे 1 महीने बचे थे, जब मेरा 3 महीना मैंने ख़त्म किया, उसके बाद जो मेरे 1 महीने बचे थे, उन 1 महीनों में मैंने प्रीवियस ईयर एफएमजी के क्वेश्चंस लगाए थे और कुछ नीट पीजी की भी क्वेश्चंस लगाए थे, क्योंकि अब नीट पीजी के लेवल का एफएमजी हो रहा है, तो इसी वजह से नीट पीजी के क्वेश्चंस भी मैंने लगाए थे। और एक बार रिवीजन करने का ट्राई किया था, बट सारे सब्जेक्ट्स रिवीजन नहीं हो पाए थे मेरे। और मेरे कुछ जो हाई यील्ड, जैसे मैंने बोला हाई यील्ड जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, मैंने उनका रिवीजन एक बार किया और उसके बाद फिर मैं अपना एग्ज़ाम देने चला गया था।
भैया तो कितने प्रीवियस ईयर कितने पेपर आपने लगाया था? मैंने ट्राई किया कि मैं पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर लगाऊं और सेम नीट पीजी में भी और एफएमजी में भी, बट एफएमजी का ज़्यादा मैं प्रायोरिटी रखा मैंने, और एफएमजी के पहले मैंने ट्राई किया, 5 साल के मेरे से लग पाए थे, और उसके बाद फिर मैंने नीट पीजी के भी 2-3 साल के ट्राई किए थे लगाने के। उसके बाद तब तक फिर एग्ज़ाम्स की डेट भी नज़दीक आ गई थी, तो फिर एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले मैंने क्वेश्चंस लगाना बंद कर दिया था। मैंने सिर्फ जो मेरे कंसेप्ट्स हैं, जो मैंने एक जिसे एक शॉर्ट नोटबुक बोलते हैं, वो मैंने अपनी रखी थी। वो उसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ फार्मूलाज थे, कुछ कीवर्ड्स थे, वो सब मैं उसमें फिर एक बार पढ़ने लगा उसको। और मैंने फिर एग्ज़ाम के लास्ट दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, अपने सोने पे ध्यान दिया, अपने मेंटल पीस पे थोड़ा ध्यान दिया, ताकि मैं अगले दिन एक ठंडे दिमाग के साथ एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो भैया आपका जो पूरा एंटायर जर्नी है एमबीबीएस का, वो हमने सुना अभी और बाकी लोग भी सुने। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो एंटायर जर्नी है एमबीबीएस का, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन था, और अपकमिंग जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? चैलेंजेस तो बहुत चैलेंजेस आते थे। ऑब्वियसली एमबीबीएस इज़ नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। तो मैंने एक जैसे बोला कि एक फ़ॉरेन में आना, फ़ॉरेन में एडजस्ट करना अपने आप को, अपने होमलैंड से दूर जाना, यही एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और यही एक बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्टी होती है जिसको फेस करना पड़ता है हर एक एफएमजी को। तो मेरे लिए भी यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अपने घर से दूर जाना। और फिर जब आप धीरे धीरे कोप अप कर जाते हो, फिर आपको दूसरी चैलेंजेस दिखाई देते हैं। दूसरी कंट्री में हो आप, खाने पीने का प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ के जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, इसमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर आप लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो यही सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप हमेशा आपको फेस करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, ये कभी कभी आएगी, और जब आप इसको कोप अप कर ले जाओगे तो ये ख़त्म भी हो जाएगी। और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आते हैं हर एक स्टूडेंट को, जैसे हर एक स्टूडेंट ऐसे मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते थे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस होता है, सबके लिए होता है, वो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करते हो, या फिर आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ये अगर एक मेडिको को आ जाए टाइम मैनेज करना, तो वो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है, और वो एमबीबीएस ईजिली कर सकता है। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे जो मैंने बोला, अगर ये डिस्ट्रैक्शंस को वो अवॉइड करेगा, कम से कम अपने, मतलब ऑब्वियसली मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखना चाहिए, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखना चाहिए, और सब कुछ अपने टाइम के हिसाब से करना चाहिए। और आप जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने बेड पे जाओ, तो आप अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे अगले दिन क्या करना है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे अगले दिन क्या करना है, मुझे क्या मेरे प्लान्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो बहुत प्रोडक्टिव जाएगी, और आपका एमबीबीएस जो पूरी जर्नी है वो इजी हो जाएगा। और डेफिनेटली आप लोग एफएमजी भी आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एफएमजी क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा टॉपर होना चाहिए, काम करना चाहिए, या फिर हमेशा आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी एफएमजी क्लियर कर सकता है, बस उसको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए और स्मार्ट वर्क आना चाहिए। अपने जूनियर्स को मैं यही सारी एडवाइसेस दूंगा, और अपने जूनियर्स को, अपने एफएमजीज़ को मैं एक ऑल द वेरी बेस्ट विश करूंगा, ताकि वो एफएमजी क्लियर करें और फाइनली डॉक्टर कहलाएं। थैंक यू सो मच भैया, आपने एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा मैं, और हमारे ऑडियंस भी रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग अगर कोई भी क्वेरी आपको अगर एराइज हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप भैया के इंस्टा पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसे दे दूंगा, आप वहां जाकर डीएम कर सकते हो। आपका जितना भी एफएमजी से रिलेटेड क्वेरी, या फिर एमबीबीएस लाइफ से जितने भी क्वेरी हैं, वो आप जाकर डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो। सो जिनको ये वीडियो पसंद आया वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।